हाँ, देखिए ये आपका टेस्ट पेपर का बेटा सॉल्यूशन है। हेडिंग देखिए आपकी पड़ी हुई है, जांचें परखें अपनी तैयारी। जो संजीवनी टेस्ट था उसी टेस्ट सीरीज का बेटा ये आपका पेपर जो है वो आप देखिए, जो 29 मार्च को हुआ था, जो पेपर आपका बेटा 29 मार्च को हुआ था, 29 मार्च वाला पेपर, ये उसमें केमिस्ट्री का पूरा पार्ट है और उसी का आपका डिस्कशन होने जा रहा है। तो समय न बर्बाद कीजिए, चलिए जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन आपका डिस्कस होता जाए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या है। एग्जामिनर कह रहा है कि द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ प्लेटिनम है, अमोनिया 2 है, क्लोरीन 2 है। इस कॉम्प्लेक्स का एग्जामिनर आपसे IUPAC नेम पूछ रहा है। तो दो चीजें देखिए, एक तो बेटा भले क्वेश्चन सिंपल है लेकिन आपका समय जो है वो भी कम लगना चाहिए। तो जब भी आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम लिखना हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, और यहाँ पे सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है। 4 कॉम्प्लेक्स में से आप देखिए कि किस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिखा हुआ है, तो आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि क्या है, कैसे है। तो अगला जो आपका क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें आप देखो पूछ रहा है कि द कंपाउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि द कंपाउंड COSO4 अमोनिया 5 Br एंड COSO4 अमोनिया 5 Cl रिप्रेजेंट। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लिंकेज आइसोमेरिज्म, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आयोनाइजेशन, तीसरा दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन और चौथा दिया हुआ है नो आइसोमेरिज्म। ढंग से सुनिए इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कह रहा है कि ये और ये किस टाइप का बेटा आइसोमर शो करेगा। तो आइसोमर की डेफिनेशन होती है कि दो कंपाउंड हो, दोनों का बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम, और मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो? सेम। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पे आपका बेटा एक में लगा हुआ है ब्रोमीन और एक में लगा हुआ है क्लोरीन, तो बेटा दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या हुआ? अलग, और मॉलिक्यूलर वेट अलग हुआ तो आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। तो आंसर कौन सा जाएगा? नो आइसोमेरिज्म। आंसर आपका बेटा जाएगा नो आइसोमेरिज्म। तो आंसर आपका गया नो आइसोमेरिज्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, तो अगला आप क्वेश्चन देखिए कि क्या है। कह रहा है कि हाउ मेनी आयंस, क्वेश्चन आप देखिए पूछ रहा है हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, ये आपका। अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स जो आपका दिया हुआ है वो है कोबाल्ट, और ब्रैकेट के अंदर आपका बेटा अमोनिया है, और अमोनिया के नंबर कितने हैं? 6, और फिर ये है Cl2। आप जानते हो कि ये कोऑर्डिनेट आइसोमर होता है और ये आयोनाइजेशन आइसोमर होता है। ये वाला जो पार्ट होगा ये कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होगा, एक ये टोटल टूटेगा और ये टूटेगा। इसमें आयन के नंबर कितने हैं? 2, और इसमें आयन का नंबर टोटल कितना? 1। टोटल आयन कितने हुए? 3। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगले क्वेश्चन पे आइए। तो पूछ रहा है कि विच कॉम्प्लेक्स हैज हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे बेटा पूछ रहा है कि विच कॉम्प्लेक्स हैज हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। आप जानते हो कि जिस कॉम्प्लेक्स में बेटा जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस कॉम्प्लेक्स में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बेटा जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा उतना ही क्या होगा? ज्यादा। तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में या इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हर कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, लिगेंड का नेचर चेक कीजिए। अगर लिगेंड बेटा स्ट्रॉन्ग है तो मैक्सिमम कंडीशन में पेयरिंग कराइए, और पेयरिंग कराने के बाद आप बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर चेक कीजिए। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा उसकी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी क्या होगी? ज्यादा। फिर से सुनिए क्या क्या बोलना है। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद बेटा लिगेंड का
का नेचर चेक कीजिए, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो मैक्सिमम कंडीशन में पेयरिंग कराइए, और जब बेटा पेयरिंग हो जा रही है, मैक्सिमम कंडीशन में आपकी पेयरिंग हो, तब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर चेक कीजिए, जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है, कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए इसमें विच इज करेक्टली मैच पूछ रहा है कि इनमें से किसमें सही मैचिंग है। क्वेश्चन बेटा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखना। तो ये देखो पहला जो यहाँ पे देखो मैचिंग में कंपाउंड दिया हुआ है, मतलब 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और उनका स्टीरियो आइसोमर पूछा जा रहा है। स्टीरियो आइसोमर में आपको चेक करना है ज्योमेट्रिकल के बारे में और आपको चेक करना है ऑप्टिकल के बारे में। एक चेक करना है ज्योमेट्रिकल के बारे में और एक चेक करना है ऑप्टिकल के बारे में। अब ढंग से देखो पहले कॉम्प्लेक्स को, ये बेटा जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है इसको ढंग से देखिए तो MA6 फार्मूले को फॉलो कर रहा है, और अगर ये बेटा कॉम्प्लेक्स MA6 फार्मूले को फॉलो कर रहा है तो ये किसी भी कंडीशन में बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। पहला कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। अब इसमें देखिए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, और एनसीईआरटी में जाके देखना जिस कॉम्प्लेक्स में बेटा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो पहला कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा तो इसके 2 फॉर्म होंगे, एक होगा बेटा D+ और दूसरा क्या होगा L-। मतलब पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स हुआ इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 होंगे, मतलब इसका ये मैचिंग सही नहीं है, 3 दे रहा है आंसर। अब आइए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में देखिए सेकंड वाले में यहां पे लिख रहे हैं सेकंड को आप देखिए तो ये हो गया कोबाल्ट को लिखिए M और En ट्वाइस, मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड 2 है तो MA4 टाइप कॉम्प्लेक्स हुआ, और आगे क्या लिखा हुआ है B2। तो ये देखो MA4 B2 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो बेटा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 होंगे, एक होगा सिस और एक क्या होगा ट्रांस। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्टिकल शो करेगा, तो टोटल इसके जो आइसोमर होंगे स्टीरियो आइसोमर वो कितने होंगे 3। तो ये भी आपका आंसर गलत हुआ। अब मैचिंग आपकी गलत हुई। अब थर्ड वाले ऑप्शन पे चला जाए तो थर्ड वाले ऑप्शन को देखिए, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में देखिए। तो ये बेटा MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स MA3B3 टाइप है तो ये वाला बेटा जो कॉम्प्लेक्स होगा इसमें कोई सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो क्या शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और आप जाके बेटा एनसीईआरटी देखिए तो MA3B3 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे 2। एक फॉर्म का नाम होता है फैक आइसोमर और एक का नाम क्या होता है मर आइसोमर। एक होता है फेसियल और एक होता है मेरीडायोनल। तो आंसर इसका क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2। मैचिंग सही है, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बेटा ये अच्छा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ढंग से देख लीजिएगा कि क्या होगा कैसे होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें चला जाए। देखिए इसमें क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ऑप्टिकल आइसोमर। याद रखो बेटा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो उसके पास बार बार हम कह रहे हैं मिनिमम कम से कम एक मिनिमम 1 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। कम से कम बेटा एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखो 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, 2 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, 1 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। लेकिन सेकंड ऑप्शन में बेटा कोई भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो ये आप देखिएगा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखो क्या है।
कह रहा है स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ D8 आयन इन एन ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली आर। एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास एक D8 हमारे पास D8 आपका आयन है, D8 आयन है, एक इसका बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक इसका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। एक हमारे पास बेटा D8 आयन है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है और एक बेटा वो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो उसकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? तो ये देखो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इफेक्टिव निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट n+2, ये फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ पे आपको क्लास में बताया गया होगा, हमने भी बताया होगा, सर ने भी बताया होगा कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 तो बेटा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो 1 पॉइंट समथिंग होगी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 तो मैग्नेटिक पॉइंट 2 पॉइंट समथिंग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 तो मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 तो मैग्नेटिक मोमेंट 5 पॉइंट समथिंग। तो ये देखो पहला जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कह रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कह रहा है और इसकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए बेटा D8 में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जाए, है ना, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो तो जो ब्रेकिंग होती है, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की ब्रेकिंग होगी, उसमें बेटा नीचे होते हैं P के 3 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल, और ऊपर कितने होते हैं? 2 ऑर्बिटल। अब नीचे हैं 3, ऊपर हैं 2, इलेक्ट्रॉन आपको कितने भरने हैं? 8। तो इलेक्ट्रॉन भरिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th भरने के बाद देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो बेटा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, और 2 पॉइंट समथिंग, तो आंसर मैच कीजिए, तो ये आपका आंसर क्या है? 2.8। क्लियर? अब ये देखिए अगला लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स दिया है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में जो ब्रेकिंग होती है वो इसका अपोजिट होती है, नीचे ये होंगे और ऊपर बेटा ये 3 होगा। अब भर दीजिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखे? 2। तो लास्ट वाले में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी बेटा आंसर क्या होगा? 2.8। और ये देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बेटा DsP2 होगा, और जब DsP2 होगा इसका मतलब हुआ DsP2 हुआ, इसका मतलब हुआ कि बेटा जो लिगेंड था वो स्ट्रॉन्ग था, और लिगेंड स्ट्रॉन्ग था तो उसने पेयरिंग कराई है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फिर से देखो DsP2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब हुआ कि बाहर वाला ऑर्बिटल D खाली नहीं हुआ, और बाहर वाला ऑर्बिटल खाली नहीं हुआ है, इसका मतलब हुआ है कि लिगेंड वीक है और लिगेंड लिगेंड आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग है। बाहर वाला D खाली नहीं है, इसका मतलब हुआ कि लिगेंड वीक है, और लिगेंड वीक है तो उसने पेयरिंग नहीं कराई, और पेयरिंग नहीं कराई, लिगेंड वीक है, DsP2 है, इसका मतलब हुआ कि पेयरिंग हो गई है। DsP2 है, इसका मतलब हुआ कि पेयरिंग हो चुकी है, और पेयरिंग हो गई है इसका मतलब हुआ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। ठीक, ये आपका हुआ। फिर से बेटा इस क्वेश्चन को आप एक बार देखिए ढंग से। एग्जामिनर कह रहा है कि स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ D8 आयन इन एन ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली आर। फार्मूला आप जानते हो कि क्या होता है? म्यू इफेक्टिव इक्वल टू अंडर रूट n+2, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, यानी यहां पे होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होगी उसमें बेटा ये नीचे होते हैं 3 ऑर्बिटल और ऊपर होते हैं 2 ऑर्बिटल। 8 इलेक्ट्रॉन, ये बेटा D8 आयन है। 8 इलेक्ट्रॉन को भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो आंसर बेटा ऑक्टाहेड्रल वाले का आएगा 2 पॉइंट समथिंग और आंसर मैच कीजिए तो ये 2.8 है। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स D8, तो जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें स्प्लिटिंग इसके जस्ट अपोजिट होती है, तो ये आपका हुआ 2 नीचे हुआ और 3 ऊपर हुआ। इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमको 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखे? 2, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 दिखे तो आंसर क्या हुआ? 2.8। यहां पे आंसर हुआ 2.8। अब ये देखिए लास्ट वाला जो है वो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स DsP2, ये हुआ और DsP2 हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर, इसका मतलब हुआ कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ। पेयरिंग हो गई, और पेयरिंग हो गई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा? 0। तो आंसर कौन सा जाएगा? सेकंड, 2.8 स्क्वायर प्लेनर के लिए 0 बोहर्स मैग्नेटॉन, और बेटा टेट्राहेड्रल के लिए आंसर क्या आ गया? 2.8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 में आप देखो क्या है, कह रहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ हाई स्पिन D4 कॉम्प्लेक्स इज, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 कॉम्प्लेक्स इज। ढंग से समझिए क्या चीज बोल रहे हैं। हाई स्पिन हुआ, इसका बेटा मतलब हुआ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो लिगेंड जो होगा वो क्या होगा? वीक। फिर से देखिए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहे और लो स्पिन कहे तो सोचना कैसे है। हाई स्पिन ज्यादा मतलब म्यू की वैल्यू ज्यादा, तो एन भी क्या होगा? ज्यादा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा होगा? जब पेयरिंग नहीं होगी। लिगेंड का नेचर कैसा होगा? वीक। तो आइए वीक लिगेंड मान के बेटा हम यहाँ पे तोड़ें, और कुछ ना कहे तो आपको बेटा ये देखो ऑप्शन देखिए, ये देखिए ये ओ लगा रखा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्टाहेड्रल है। अगर यहाँ पे टी लगा होता तो कॉम्प्लेक्स जो होता वो क्या होता? टेट्राहेड्रल। तो देखिए बेटा इसमें क्या करना है आपको, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ब्रेकिंग कराइए, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो नीचे आपके ऑर्बिटल कितने होंगे? 3, ऊपर ऑर्बिटल कितने होंगे? 2। ये आपका हुआ। अब D4 को भरिए तो 1 2 3 4, ये हो गया। ठीक, लिगेंड वीक है, किसी भी टाइप की पेयरिंग नहीं होगी। ये होता है बेटा मीन एनर्जी सेंटर, जिसको बेटा कहा जाता है बैरी सेंटर। ठीक, बैरी सेंटर से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी एनर्जी ज्यादा होती है प्लस में 0.6, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है, माइनस में होती है 0.4। तो ये देखो ऊपर है 1, तो 1 into 0.6, तो आंसर हुआ ये प्लस में 0.6। नीचे बेटा साइन माइनस लगेगा, माइनस लगाइए। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटती है 0.4 से, तो 3 की घटी कितने से? 1.2 प्लस देखिए आप क्या है, P का मतलब होता है पेयर्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे कोई भी पेयर्ड ऑर्बिटल नहीं है, तो पेयर्ड ऑर्बिटल का नंबर कितना होगा? 0, मतलब P यहाँ पे आगे प्लस नहीं होगा। अब पेयर्ड ऑर्बिटल का नंबर 0 हुआ, इसको सॉल्व कीजिए तो ये सॉल्व करने पे -0.6 ये आपका आएगा। तो
आंसर कौन सा गया आपका? फर्स्ट, 58th का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए और ढंग से देखिए बेटा, ये सारे कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन हर साल आना है, 2 आना है, 3 आना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, क्या कीजिएगा? देखिए पहला, फिर से ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसमें देखिए टोटल स्टीरियो आइसोमर दिया हुआ है। स्टीरियो आइसोमर का मतलब हुआ कि ज्योमेट्रिकल होगा, ऑप्टिकल होगा, और ये बेटा कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे कन्फर्मर नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स का फार्मूला देखिए, M सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड ट्वाइस है और ये है। तो ये जो फार्मूला बना पहला वाला, वो इक्विवेलेंट हुआ MA4B2 के, और ये फार्मूला जो होगा वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। 2 फॉर्म होंगे, सिस और ट्रांस। इसमें से बेटा जो सिस वाला होगा वो ऑप्टिकल शो करेगा, तो एक आपका होगा D+ और एक होगा L-। तो देखिए टोटल आइसोमर कितने हुए? 3। तो आपका 1, 2, 3। तो पहले का जो मैचिंग होगा, एक ही जो मैचिंग होगी वो हो गई Q। अब आइए आप बी में देखिए, तो बी का जो फार्मूला है वो इक्विवेलेंट है MA6 के, और ये कॉम्प्लेक्स किसी भी टाइप से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं शो करेगा, लेकिन इसमें देखिए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये बेटा ऑप्टिकल शो करेगा, और ऑप्टिकल शो करेगा तो कितने आइसोमर बनेंगे? 2। तो इसका जो होगा वो कौन सा होगा? पी मैचिंग। अब अगला देखिए सी वाले में, तो जो सी वाला है, सी वाला वो प्लेटिनम है, और ये बेटा आपका NH3 का होल ट्वाइस और Cl2 ये आपका है। और प्लेटिनम के जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो होते हैं स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। ढंग से यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करता है, और जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, और कुछ आपको बेटा याद आ रहा हो तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। इस कंपाउंड का नाम होता है प्लेटिन। इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर? 2। एक का नाम होता है सिसप्लेटिन और दूसरे का नाम होता है ट्रांसप्लेटिन। एक का नाम होगा सिसप्लेटिन, दूसरे का नाम क्या होगा? ट्रांसप्लेटिन। तो ये आपका बेटा प्लेटिन हुआ, सिसप्लेटिन हुआ, ट्रांसप्लेटिन हुआ। तो ये आपका सी जो होगा, इसके भी कितने हो गए? 2 हो गए, ये 2 हो गए। अब अगला देखिए प्लेटिनम MA3B3, लास्ट वाला जो डी वाला है इसको ढंग से देखिए, MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, और ये MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो बेटा ये केवल और केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इसमें देखो कहीं भी बेटा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है, और MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो केवल और केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। 2 फॉर्म होंगे, एक को कहा जाता है फैक और एक को क्या कहा जाता है? मर वाला फॉर्म। तो ये एक हो गया फैक, एक क्या हो गया? मर। तो ये आपका हुआ, तो इसका भी आंसर क्या जाएगा? सेकंड। तो आप मैच कर लीजिएगा, एक की मैचिंग होगी Q, एक की मैचिंग होगी Q, B, C, D सबकी मैचिंग क्या है? P। तो A की मैचिंग आपका हो गया Q, B का जो मैचिंग, C का मैचिंग, Q का मैचिंग, सबका मैचिंग जो है वो क्या है? P। तो आंसर कौन सा जाएगा? सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन देखिए। अब ये बेटा यहाँ से सेक्शन जो है वो पी ब्लॉक आपका शुरू हो गया। तो पी ब्लॉक का ये आप क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन P4O10। अब देखिए इसको, P4O10 डाइमर होता है P2O5 का। हमें
इसका स्ट्रक्चर बनाना है और इसका बेटा जो स्ट्रक्चर होगा वो साइक्लिक होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? साइक्लिक। तो हमें इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। P4O10 का हम साइक्लिक स्ट्रक्चर देखें तो ये देखो P4O10 का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना हो तो फास्फोरस लिखिए, है ना। ये बेटा सेंटर में मतलब साइकिल में टोटल एटम कितने होते हैं? 8, ये ध्यान रखिएगा। P लिखिए, ऑक्सीजन लिखिए, P लिखिए ऑक्सीजन, फिर P हुआ, फिर आपका ऑक्सीजन हुआ, फिर आपका P हुआ, फिर आपका ऑक्सीजन हुआ, फिर आपका P हुआ, फिर ऑक्सीजन हुआ। ठीक, तो ये आपके हुए। फिर से देखिए P ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, 7 एटम, 8 एटम। अल्टरनेट पोजीशन पे 8 एटम रखिए। ठीक, एक बेटा 8 एटम की रिंग बनाइए और अल्टरनेट पोजीशन पे आप फास्फोरस, 4 फास्फोरस, 1 2 3 4 और 4 ऑक्सीजन आप रख दीजिए। अब इसमें से 4 ऑक्सीजन निकल गया, कितने ऑक्सीजन बचे? आपके 4। तो 4 ऑक्सीजन को आपको रखना है, तो 4 ऑक्सीजन को रख दीजिए। तो आप कैसे रखोगे 4 ऑक्सीजन को? तो क्या कीजिए कि 4 ऑक्सीजन रखना है तो एक ऑक्सीजन पे यहां पे लगाइए डबल बॉन्ड, फास्फोरस पे डबल बॉन्ड O, यहां पे लगाइए डबल बॉन्ड O, यहां पे लगाइए डबल बॉन्ड O और यहां पे लगा दीजिए डबल बॉन्ड O। ठीक, अब देखिए फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है तो 1 2 3 4। आप क्या कीजिए कि फास्फोरस को अपोजिट वे में जोड़ते जाइए, अपोजिट वे में। तो ऐसे अपोजिट वे में फास्फोरस को जोड़ दीजिए तो ये आपके डायग्राम का फॉर्मेशन हो गया। और इसमें चेक कीजिएगा तो बेटा जो ब्रिज वाले ऑक्सीजन होंगे वो टोटल कितने होंगे? आपके ब्रिज वाले जो ऑक्सीजन होंगे वो टोटल कितने होंगे? 6। ठीक, फिर से देख लीजिए क्या है, कैसे है। इस क्वेश्चन में आप देखो तो टोटल बेटा इस क्वेश्चन में आप टोटल 1 2 3 4 टोटल आप क्या कीजिए कि 8 एटम का आप बेटा 8 एटम की आप क्या कीजिए कि रिंग बनाइए, रिंग बना दीजिए। अल्टरनेट पोजीशन पे आप रखिए, अल्टरनेट पोजीशन पे आप फास्फोरस ऑक्सीजन को रखिए। तो फास्फोरस ऑक्सीजन, फास्फोरस ऑक्सीजन 1 2 3 4, फिर हुआ फास्फोरस, फिर हुआ ऑक्सीजन, फिर हुआ फास्फोरस, फिर हुआ ऑक्सीजन और फिर ये हुआ फास्फोरस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एटम रखिए। अब अगला देखिए यहाँ पे P4O10 था, सारे फास्फोरस एटम बेटा इन्वॉल्व हो गए। ऑक्सीजन कितना है? 10 में से 4 ऑक्सीजन गया रिंग के अंदर, अभी भी ऑक्सीजन कितने बचे? 6। तो 6 ऑक्सीजन में से 4 ऑक्सीजन ऐसे रखिए। इस फास्फोरस पे डबल बॉन्ड O, इस फास्फोरस पे डबल बॉन्ड O, यहां पे डबल बॉन्ड O और इस फास्फोरस पे आप रख दीजिए डबल बॉन्ड O। कितने ऑक्सीजन बचे? 2। पहला वाला थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया था, ऑक्सीजन नहीं लग पाया था। अब बचे हुए 2 ऑक्सीजन में से एक इनके बीच में और एक ऑक्सीजन इस फास्फोरस और इस फास्फोरस के बीच में लगाइए और काउंट कीजिए कि कितने ब्रिज ऑक्सीजन है। तो बेटा एक ब्रिज, दूसरा ब्रिज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो टोटल ब्रिज वाले ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 6। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। आइए आप अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी बेटा आपका इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। देखिए इसमें क्या है, कैसे है और जैसे समझाएं इस क्वेश्चन को रखिए। NCERT का क्वेश्चन है, अगर XeF6 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, XeF6 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करानी हो, XeF6 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करानी हो तो टोटल बेटा जो वाटर चाहिए वो कितने चाहिए? 3। और जब 3 वाटर जाएंगे तो ये देखो Xe
3 ऑक्सीजन यहां से अंदर जाएगा और 6 फ्लोरीन बाहर आएगा तो बनेगा XeO3। तो बेटा जब XeF6 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी 3 मोल वाटर के द्वारा तो XeO3 बनता है, तो ये तो बनेगा। और एग्जामिनर पूछ रहा है डज नॉट फॉर्म, ये आपको लगाना है। तो पहला वाला तो बेटा बना, XeF6 की 3 मोल वाटर के द्वारा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो XeO3 तो बनेगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे अगला XeF6 है और हमने 3 मोल वाटर नहीं लिया, वाटर 3 की जगह पे कितने लिए? 2। ये आपका हुआ। तो ये देखो XeF6 और 2 वाटर हुआ। तो अब क्या होगा कि बेटा 2 ऑक्सीजन अंदर आएगा, 2 ऑक्सीजन अंदर, और 2 ऑक्सीजन अंदर आएगा तो फ्लोरीन कितने बाहर जाएंगे? 4। तो फ्लोरीन 4 बाहर, तो देखिए क्या बना? XeO2F2 ये बना। तो ये होगा, ये भी बन रहा है। अब देखिए अगर XeF6 में हमें बेटा 2 वाटर भी ना मिले, 1 वाटर मिले, तो 1 वाटर मिला तो 1 ऑक्सीजन गया तो 2 फ्लोरीन बाहर, और 2 फ्लोरीन बाहर तो बनने वाला फार्मूला होगा XeOF4। तो ये भी बना आपका। फिर से सुनिए कैसे हमने समझाया। जिनोन हेक्साफ्लोराइड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी, जिनोन हेक्साफ्लोराइड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो टोटल कितने मोल वाटर मिलेंगे? लगेंगे 3। तो देखो 3 वाटर का 3 ऑक्सीजन अंदर गया, 3 वाटर का कितना ऑक्सीजन अंदर गया? 3। तो बेटा आपका XeO3 बना, पॉसिबल होगा। अगर 3 से कम वाटर होंगे तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो मान लो 2 वाटर 1 वाटर लगेगा, तो 2 वाटर तो 2 ऑक्सीजन अंदर, और 2 ऑक्सीजन अंदर तो 4 फ्लोरीन बाहर। तो फार्मूला ये, 1 वाटर के द्वारा हाइड्रोलिसिस हो तो 1 ऑक्सीजन अंदर और 1 ऑक्सीजन अंदर, तो बेटा कितने फ्लोरीन बाहर होंगे? 2। तो फार्मूला ये बनेगा। तो जिनोन हेक्साफ्लोराइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो, है ना, तो आपका बेटा XeO3 बनेगा, पार्शियल में XeO2F2 बनेगा, XeOF4 बनेगा, लेकिन क्या नहीं बनेगा? XeOF3। क्लियर हुआ? तो आंसर कौन सा गया? 4th आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए आप, कह रहा है कि ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा ये क्वेश्चन हुआ, और ढंग से पढ़िए क्वेश्चन क्या है, कैसे है। सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस हो और जो गैस बने, ये गैस बने, गैस को याद रखिएगा, और फिर उसका ट्राइमेराइजेशन हो तो क्या बनेगा? क्वेश्चन हो गया ऑर्गेनिक, कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस हो तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनेगा एसिटिलीन, इथाइन, और ये जो होता है ये क्या होता है? गैस, एसिटिलीन गैस होती है। और जब 3 मोल एसिटिलीन पॉलीमराइज होती है, साइक्लिक पॉलीमराइज होती है, तो बेंजीन का क्या होता है? फॉर्मेशन। तो ऑप्शन जो होगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा? सेकंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 62 में आंसर कौन सा गया? सेकंड। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, कैसे है। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आंसर होगा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HOCl में क्लोरीन पे होगा +1, HClO3 में 3 दूना 6, 1 निकल गया, हो गया +5, यहाँ पे हुआ +3 और यहाँ पे हुआ +7। और अगर किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम जितने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में होगा उसकी बेटा ऑक्सीडेशन पावर उतनी क्या होगी? ज्यादा। तो आंसर आपका गया पर क्लोरिक एसिड। 63 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? पर क्लोरिक एसिड। आइए अगले क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन देखिए क्या है, कैसे है।
कह रहा है कि इन विच स्पीसीज ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, मतलब क्वेश्चन है कि किस कंपाउंड में पर ऑक्साइड लिंकेज होगा। तो ये देखिए जो सल्फर वाला बेटा आपका फैमिली है उसमें एक कंपाउंड हुआ H2SO5 जिसका नाम होता है कैरोज एसिड। कैरोज एसिड, कैरोज एसिड जो होगी इसका नाम होता है पर ऑक्जी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। और एक दूसरा कंपाउंड हुआ सल्फर फैमिली में H2S2O8 और ये जो फार्मूला होता है इसका नाम होता है मार्शल एसिड। मार्शल एसिड, और बेटा मार्शल एसिड का जो फार्मूला होगा वो होता है H2S2O8, इसका केमिकल नेम होता है पर ऑक्जी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका होता है। अब देखिए कैरोज एसिड का केमिकल नेम पर ऑक्जी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके बनने में एक पर ऑक्साइड लिंकेज है और एक क्या यूज हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि इसका नाम हुआ पर ऑक्जी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब हुआ कि इसके बनने में सल्फ्यूरिक कितने होंगे 2 और पर ऑक्साइड लिंकेज कितना होगा 1। ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा होगा। तो बेटा इसमें कैरोज नहीं दिया हुआ है, मार्शल दिया हुआ है, तो आंसर कौन सा जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसमें पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्जी एसिड सल्फर एटम हैज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका आंसर होगा H2S4O6। इसका आंसर होगा H2S4O6। अगर ढंग से देखिए तो बेटा H2S4O6 ये आपके जो रिडॉक्स में क्वेश्चन आता है Na2S4O6 इसके इक्विवेलेंट हुआ, और इसमें 4 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालते हो तो आता है +5 0 0 और +5। तो इस क्वेश्चन को ढंग से एग्जाम में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या था कैसे था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, सिंपल आंसर है, कौन मोस्ट एसिडिक होगा, आंसर होगा Cl2O7। जब Cl2O7 में आप पानी मिलाओ तो बेटा पूरी केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरी केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसमें पानी मिलाओ तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, P2O5 में पानी मिलाओ तो फॉस्फोरिक बनेगा। इसमें बेटा पानी मिलाओ तो सल्फ्यूरिक बनेगा। इसमें आप पानी मिलाइए तो सिलिसिलिक एसिड बनेगा, या SiO3 ये बनेगा। तो ये देखो ये तो वीक हुआ, ये वीक हुआ, सल्फ्यूरिक स्ट्रॉन्ग हुआ, लेकिन याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, पर क्लोरिक एसिड। पूरी केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरी केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है पर क्लोरिक एसिड। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, क्वेश्चन नंबर ये बेटा सिलेबस से बाहर है, इस क्वेश्चन को क्रॉस कर दीजिए। बस याद रख लीजिए कि डाइसिलिकेट पायरोसिलिकेट का दूसरा नाम क्या होता है, डाइसिलिकेट। ठीक, ये बाहर एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना था। अब क्वेश्चन नंबर आप 68 पे आइए, और क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए पूछ रहा है कि H3BO3 क्या होगा। ढंग से सुनिए इसका कॉन्सेप्ट, H3BO3 BOH OH
OH, ये आपका हुआ। यहाँ पे बोरॉन देखिए चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, है ना। इसका मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लुईस एसिड है। और जब इस मॉलिक्यूल को, बोरिक एसिड को हम बेटा पानी में डालें HOH पानी में डालें, तो जब बोरिक एसिड को पानी में डाला जाता है तो बोरिक एसिड पानी में बेटा अपना H निकालने की जगह पे बेटा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण जब पानी में डाला जाएगा तो ये अपना प्रोटॉन डोनेट करने की बजाय वाटर के बेटा OH माइनस को क्या करता है, एक्सेप्ट, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है उसको क्या करता है, पूरा करता है। अब ढंग से सुनना, फिर से सुनिए। बोरिक एसिड में बोरॉन सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जब इसको हम पानी में डालेंगे तो बेटा ये पानी में प्रोटॉन डोनेट करने की बजाय अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वाटर के OH माइनस को एक्सेप्ट करता है और चेंज होता है BOH4-1 में, और इसके कारण सॉल्यूशन में ये वाला प्रोटॉन एक्स्ट्रा होता है, जिसके कारण सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है, एसिडिक। और इसने देखो एक OH माइनस को एक्सेप्ट किया और OH माइनस को एक्सेप्ट किया तो लुईस एसिड हुआ, एक को एक्सेप्ट किया तो मोनो बेसिक लुईस एसिड हुआ। और ये बेटा एसिड है, ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है इसलिए एसिड नहीं है बेटा। ये एसिड क्यों माना जाता है एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि जब ये OH माइनस को एक्सेप्ट करता है तो सॉल्यूशन में बेटा एक्स्ट्रा क्या मिलता है, H प्लस, और सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा H प्लस मिलेगा, जिसके कारण सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो आंसर देखिए, बोरिक एसिड वीक लुईस एसिड होगा, तो वीक लुईस एसिड होगा, तो वीक हुआ, लुईस एसिड हुआ, और एक OH माइनस को ले रहा है तो क्या हुआ, मोनोबेसिक। तो आंसर कौन सा जाएगा 68 का, फर्स्ट। तो 68 में आंसर आपका जो होगा वो हो गया फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, फिर से देखो इसमें बेटा, ये है आपका क्रोमेट और ये है डाइक्रोमेट। क्रोमेट डाइक्रोमेट का इंटर कन्वर्जन pH डिपेंडेंट होता है, और बार बार हम आपसे रटाते हैं कि क्रोमेट डाइक्रोमेट, क्रोमेट एक, डाइक्रोमेट दो, एक से दो में कन्वर्ट होना है तो क्या खाइए, एसिड। तो ऊपर वाला pH होगा एसिड का, और बेटा एक टर्म और हम रटाते होंगे, बॉय। ये आप देखो, ऑरेंज को येलो में चेंज करना है तो मीडियम कैसा होना चाहिए, बेसिक। ऑरेंज को येलो में चेंज होना है तो मीडियम कैसा होना चाहिए, बेसिक। तो बेटा डाइक्रोमेट जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, क्रोमेट येलो कलर का होता है। ऑरेंज को येलो में चेंज होना है तो मीडियम क्या होना चाहिए, बेसिक। अब एसिड है तो pH 7 से कम, और बेसिक है तो pH बेटा 7 से ज्यादा। तो आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपका, इन द डाइक्रोमेट आयन, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। डाइक्रोमेट आयन के बारे में सुनिए थोड़ा सा। इन द डाइक्रोमेट आयन क्या होगा, कैसे होगा। तो चलिए बेटा सबसे पहले डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बनाओ। डाइक्रोमेट होता है Cr2O7-2। इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें देखिए, एक क्रोमियम हुआ, दूसरा क्रोमियम हुआ, ढंग से देखना। फिर टोटल बेटा 7 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन इस पे होंगे, 3 ऑक्सीजन इस पे होंगे, ठीक। तो ये देखो 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव है, तो एक निगेटिव वाला इसके ऊपर होगा, एक निगेटिव वाला इसके ऊपर होगा। 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऐसे ही इसका 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला। एक ऑक्सीजन बचा वो यहाँ पे होता है ब्रिज के फॉर्म में, ये होता है। ये डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर होगा। अब सुनिए, डाइक्रोमेट में ये जितना है ये एक प्लेन में होता है, और ये ऑक्सीजन एटम जो होता है, जो ब्रिज वाला होता है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। अब परपेंडिकुलर में बेटा रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, तो ये ऑक्सीजन भले रेजोनेंस में दिखे लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये तो बॉन्ड लेंथ सिंगल होगी, ये बॉन्ड लेंथ सिंगल होगी। लेकिन यहाँ पे देखो नेगेटिव सिंगल डबल होगा, तो ये तीनों बॉन्ड
रेजोनेंस के कारण ना तो सिंगल होंगे ना डबल होंगे, ये पार्शियल डबल होंगे। ऐसे ही ये 3 पार्शियल डबल होंगे। तो डाइक्रोमेट में टोटल क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कितने हैं? 8 में से 6 बॉन्ड की 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एक टाइप की है और 2 की एक टाइप की है। तो आंसर कौन सा गया? सेकंड। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। देखिए बेटा इसमें क्या है, कैसे है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि लैंथेनॉइड्स फॉर विच +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉमन। कह रहा है कि ऐसे लैंथेनॉइड का नाम बताइए जिसमें +2 के साथ साथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी कॉमन हो। तो बेटा लैंथेनॉइड का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3, और हमने बताया था कि वो लैंथेनॉइड जिनका एटॉमिक नंबर 62 हो, 63 हो, 69 हो, 70 हो, वो लैंथेनॉइड जिनका एटॉमिक नंबर 62 हो, 63 हो, 69 हो, 70 हो, वो बेटा +3 के साथ साथ +2 भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। चलिए बेटा देखें कि 62, 63 कौन कौन होगा। तो ये बताओ, पहला एलिमेंट लैंथेनॉइड में सीरियम, Pr, Nd, Pm, Sm, EU, ये आपका हुआ। इसके आगे गैडोलिनियम हुआ। अब अगर एटॉमिक नंबर की बात करो तो ये देखो, इसका एटॉमिक नंबर होगा 58, 59, 60, 61, 62, 63। एनसीईआरटी में बेटा एसएम नहीं दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन में एसएम फ्रेम नहीं है, और इसमें आंसर क्या मैच हो रहा है? ईयू। तो बेटा लेंथनम, सीरियम, एनडी, इनमें +3 होगा, और क्या होगा नहीं मालूम है, लेकिन यूरोपियम में +3 के साथ साथ कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर और होगा? +2। तो आंसर गया आपका यूरेनियम। तो 71 का जो आंसर होगा वो आपका होगा 4th। ये आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 72, देखिए क्या है, कैसे है। सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखिए 72 में कह रहा है कि द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। बेटा जिसका कार्बोकैटायन जितना ज्यादा अनस्टेबल, जिसका कार्बोकैटायन जितना ज्यादा अनस्टेबल, SN2 में रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। देखो यहां पे लिख दे रहा है, जिसका कार्बोकैटायन, जिसका कार्बोकैटायन जितना अनस्टेबल, जितना अनस्टेबल SN2 में रिएक्टिविटी ज्यादा, ये आपका होगा। जिसका कार्बोकैटायन SN2 रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल SN1 में रिएक्टिविटी ज्यादा, और जिसका कार्बोकैटायन जितना ज्यादा अनस्टेबल SN2 में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो ये देखो सबसे ज्यादा बेटा अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनाइएगा, यहाँ पे Cl लगा होगा, इस Cl को हटाइए तो यहाँ पे प्लस लगेगा, Cl को हटाइए यहाँ प्लस, Cl हटाइए यहाँ प्लस, Cl हटाइए यहाँ पे प्लस। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटायन P का है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, P के बाद S, S के बाद ये आपका होगा। तो ये आपका ट्रेंड होगा। आंसर नंबर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। फिर से देखिए क्वेश्चन आपका, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में आपको रेट चेक करना है। तो कार्बोकैटायन बनाइए सबका, प्लस प्लस, ब्रोमीन हटाइए लगाइए प्लस, ब्रोमीन हटाइए प्लस। देखिए कि किसका बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल, तो S, S के बाद बेटा मोर स्टेबल होगा Q, Q के बाद देखिए R, और R के बाद देखिए P। तो सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल है S का, तो इसके रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो आंसर S चेक करो, Q R P, आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74th, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1
तो ये देखो, अब फिर से ये क्वेश्चन आपका SN1 में रिएक्टिविटी का आया। तो यहाँ पे देखिए SN1 रिएक्टिविटी का क्वेश्चन फिर से पूछा गया। हटा दीजिए क्लोरीन, इस पे लगेगा प्लस, क्लोरीन हटाइए प्लस, क्लोरीन हटाइए इस पे लगा प्लस, और ये क्लोरीन हटाइए इस पे लगा प्लस। अब ये देखो, ये जो कार्बोकैटायन है वो बेंजीन रिंग के द्वारा स्टेबल हो रहा है, जबकि ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो ऑक्सीजन के प्लस R के कारण, नाइट्रोजन के प्लस R के कारण, और ये बेटा रिंग के प्लस R के कारण हो रहा है। ठीक, इनमें रिंग का जो प्लस R होता है वो इन दोनों के प्लस R से क्या होता है, कम। रिंग का प्लस R नाइट्रोजन के प्लस R से, ऑक्सीजन के प्लस R से क्या होगा, कम होगा। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता ज्यादा, इसलिए उसका प्लस R सबसे ज्यादा होगा। तो सब सर गया Q, Q के बाद P, P के बाद R, और R के बाद आंसर क्या होगा, S। मैच कीजिएगा अपना, देखिए क्या है कैसे है। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस देखिए ढंग से कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। एरो पे देखिए NBS लिखा हुआ है, तो ये देखो, ये बेटा बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन हुआ, तो ये हुआ CH2CN, CH2Br। फिर रिएक्शन किसके द्वारा करा रहा है, KCN, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड। तो KCN के द्वारा रिएक्शन करा रहा है, तो Br हटा और Br की जगह पे क्या लगा, CN। तो वो ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें बेंजीन, फिर एक कार्बन, फिर क्या हो, CN, बेंजीन एक कार्बन, फिर क्या हो, CN। तो आंसर कौन सा गया, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आपका, देखिए इसमें थोड़ा सा बेटा ये हमने बताया नहीं होगा, ये आपके बेटा सिलेबस में इसकी रिएक्शन अब जो नई NCERT है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मानिए क्वेश्चन फ्रेम हुआ है तो इसको हम बना दे रहे हैं। ये साइक्लिक ईथर हुआ, और साइक्लिक ईथर की रिएक्शन हो रही है CH3 CH2 2MgBr, और फिर जो बन रहा है उसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रही है, और फिर बेटा क्या बन रहा है, PbR3 से रिएक्ट कराया जा रहा है। तो देखिए बेटा, इस साइक्लिक ईथर की रिएक्शन, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, तो तोड़िए तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। इसके साथ इसको रिएक्ट करना है, तो ये पोलर बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड दोनों सेम है, कोई एक बॉन्ड ब्रेक कीजिए। तो मान लो बेटा हम ये बॉन्ड ब्रेक करें, तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। इस कार्बन पे प्लस आएगा तो यहाँ पे आके जुड़ेगा ये, और ये आके जुड़ा यहाँ पे। तो देखिए क्या बना, CH3 CH2 2, फिर यहाँ पे देखिए CH2 CH2, फिर देखिए OMgBr, ये आपका बना। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, पानी के द्वारा रिएक्शन कराई, तो देखो ये वाला बॉन्ड टूटा, पानी का इधर लगा H और पानी का इधर क्या लगा, OH। तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 1 2 3 CH2, फिर ये हुआ OH, और यहां से बेटा अगली रिएक्शन हुई PbR3, तो OH हटाओ और क्या लगा दो, Br। तो बनने वाला प्रोडक्ट ये हुआ। आप मैच करना 1 2 3 4 कार्बन और Br, 1 2 3 4 कार्बन और क्या है, Br। तो आंसर कौन सा गया आपका, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए। तो अगला जो क्वेश्चन हुआ उसमें आप देखो कि क्या है कैसे है। कह रहा है कि द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, बेंजीन, क्लोरीन और ये लुईस एसिड। तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेटा ये बना क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की फिर रिएक्शन हुई सोडियम ड्राई ईथर के साथ। तो ये उर्ज रिएक्शन नहीं होगा, उर्ज फिटिग नहीं होगा, रिएक्शन का नाम क्या होगा, फिटिग। तो फिटिग रिएक्शन आप कराइए, और ऐसे दो
पोल का बेटा आप Cl हटाइए और दोनों बेंजीन रिंग को आपस में जोड़िए और बाइफेनाइल, इस कंपाउंड का नाम होगा बाइफेनाइल। तो बाइफेनाइल का क्या हो गया? फॉर्मेशन। ये आपका। आइए अगले पे, क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 में देखिए क्या है, CH3, क्वेश्चन नंबर आपका 78, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O AG, ये आपका हुआ। और इसकी रिएक्शन किसके द्वारा हुई? ब्रोमीन के द्वारा। तो देखिए क्या होगा, कैसे होगा। ये बेटा रिएक्शन का नाम होता है बोरोडाइन हुन्सडीकर रिएक्शन। और ये रिएक्शन बेटा जो होता है शॉर्ट फॉर्म में देखिए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का एग्जांपल। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली, दो ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन इस पे जुड़ेगा और एक ब्रोमीन जो होगा वो इस पे जुड़ेगा। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो हो गया CH3 CH2Br। निकलने वाली गैस का नाम हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनने वाले साइड प्रोडक्ट का नाम क्या हुआ? AgBr। तो इसका फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए आंसर आप मैच कीजिए, तो 78 का आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। आपका कह रहा है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडर गो हाइड्रोलिसिस मोस्ट इजिली। एग्जामिनर कह रहा है कि इस चार कंपाउंड में से किस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस आसानी से होगी। मतलब एग्जामिनर पूछ रहा है कि किसका ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, Cl निकलेगा और उसकी जगह पे क्या लगेगा? OH। तो जाके देखिएगा कॉपी या NCERT लिखवाया गया होगा कि क्लोरोबेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्टिविटी कम होती है, लेकिन अगर क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आए तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आए तो जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये बेटा आपका हुआ +R, ये आपका हुआ -I, ये आपका हुआ +I और ये आपका हुआ -R। और रिएक्टिविटी बढ़ाने का काम कौन करेगा? -R। तो आंसर कौन सा गया? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आपका क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन सही है। ढंग से देखो, CH3 CH2Br + KCN। तो बेटा KCN हो तो यहां पे लगेगा Cn और लगा है NC, गलत। AgCN हो तो यहां पे लगेगा NC और क्या लगा है? Cn, गलत है आंसर। CH3 CH2Br KNO2 तो बेटा लगना चाहिए ON डबल बॉन्ड O, ये लगा है, आंसर गलत। AgNO2 लगना चाहिए N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, वही लगा है, आंसर आपका सही है। तो आंसर आपका गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिए। अगले क्वेश्चन में आप देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड इज सही है। जितना ज्यादा बेटा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अगला देखिए, एल्काइल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये भी बात सही है। फ्रियोन आर यूज्ड फॉर एरोसॉल प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, ये भी बेटा सही है। ऑर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ पैरा आइसोमर, ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब यही आपका ऑप्शन जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये देखिए, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इन तीनों में जो पैरा होगा वो सिमेट्रिकल होगा और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा वो कंडेंस फॉर्म में होगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी। तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट सेम, जब मॉलिक्यूलर वेट सेम तो पैरा जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा और जब बेटा ये सिमेट्रिकल होगा तो कॉम्पैक्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा। तो आंसर जाना चाहिए था पैरा, ये आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है इन्होंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 82। रिएक्शन की सीक्वेंस देखिए क्या है। तो देखो इसमें क्या है, कैसे है, क्या रहा है कि ये अल्कोहल है, रिएक्शन हुई तो बेटा बना, अच्छा देखिए क्या है, अल्कोहल आयोडीन, यहां पे लगेगा आयोडीन, Mg के साथ रिएक्शन किया तो बना ग्रिगनार्ड। और बार बार हमने आपको रटवाया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक में कि अगर ग्रिगनार्ड की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हो, ग्रिगनार्ड की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हो और फिर बनने वाले की हाइड्रोलिसिस हो, अगर ग्रिगनार्ड की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हो और बनने वाले की क्या हो, हाइड्रोलिसिस, तो 1 मोर कार्बन प्राइमरी अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन। एक कार्बन ज्यादा प्राइमरी अल्कोहल का क्या होगा, फॉर्मेशन। तो देखो इसमें कार्बन 2, इसमें कार्बन 3, एक कार्बन ज्यादा बेटा प्राइमरी अल्कोहल का क्या हुआ, फॉर्मेशन। तो आंसर जो जाएगा वो 82 का क्या होगा, थर्ड। ये आपका हुआ। आइए अगले पे आप, क्वेश्चन नंबर, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ, गलत है ये बेटा क्वेश्चन, इसको हमने एनसीईआरटी में देखा, ये क्वेश्चन आपका इन्होंने गलत दिया हुआ है। इनको साफ साफ लिखना चाहिए था कि यहाँ पे जो KOH है वो एक्वस KOH होगा कि अल्कोहलिक होगा। ये क्वेश्चन आपका बोनस है, आंसर इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कह रहा है कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन एंड वाटर। तो देखो बेटा फिनॉल, सेम यही आंसर लगता है एनिलीन के साथ, और फिनॉल का OH स्ट्रॉन्ग प्लस R, स्ट्रॉन्ग प्लस R, और स्ट्रॉन्ग प्लस R हो और साथ में बेटा ब्रोमीन हो और पोलर सॉल्वेंट हो, पोलर सॉल्वेंट हो तो एक्सेसिव ब्रोमिनेशन होगा, और जब एक्सेसिव ब्रोमिनेशन होगा तो सारे ऑर्थो पैरा पे ब्रोमीन लगेगा और बनने वाला प्रोडक्ट होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगला देखिए क्या है, कैसे है। तो क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिड्यूस्ड विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द कंपाउंड ऑब्टेन्ड विल बी, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिड्यूस्ड विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द कंपाउंड ऑब्टेन्ड विल बी। तो देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको, कार्बोक्सी को सीधे रिड्यूस करेगा CH2OH। तो पहले से कार्बन 2, एक ये कार्बन, 3 कार्बन के बेटा प्राइमरी अल्कोहल का क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो ये पूरा का पूरा बेटा पार्ट आपका डिस्कस हो गया। जो भी पेपर हो रहा है उसका क्वेश्चन ढंग से मैच कीजिए, जो क्वेश्चन आपका आता हो उसको स्किप कीजिए, जो ना आता हो उसकी रीजनिंग ढंग से देखिए। हर पेपर आपका बेटा ऐसे ही एक एक करके डिस्कस होता चलेगा। थैंक यू। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 86, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 86। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई Z। तो देखिए कह रहा है कि प्रोपेनॉल रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो X बना, और X की रिएक्शन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हुई तो Y बना। फिर ये बेटा फाइनली Z का फॉर्मेशन करना है। चलिए बता रिएक्शन किया जाए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये देखो आपका प्रोपेनॉल हुआ CH3 CH2 CH2 और ये हुआ OH, और जब इस कंपाउंड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा हीट किया गया तो बेटा डिहाइड्रेशन होगा, इस कार्बन से निकलेगा OH और यहाँ से निकलेगा H। जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो हुआ प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और जब इस प्रोपीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराई गई तो रिएजेंट याद रखिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, इस पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। 2 ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन इस पे लगेगा, दूसरा ब्रोमीन इस पे लगेगा, और बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो हुआ CH3
CH Br, सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये आपका हुआ। अब आगे क्या है कि ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसको सबसे पहले हीट किया गया अल्कोहलिक KOH और फिर से हीट किया गया NaNH2। तो देखो बेटा, अल्कोहलिक KOH दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, दोनों डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे, लेकिन कंपैरिजन वाइज ये वीक बेस हुआ और ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग। तो पहले स्टेप में यूज हो रहा है अल्कोहलिक KOH। तो जब अल्कोहलिक KOH यूज होगा तो सबसे पहले डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ उसमें क्या होगा कि यहाँ से Br और यहाँ से एक H निकलेगा और बनने वाला प्रोडक्ट हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Br, ये आपका हुआ। इस कंपाउंड में आप देखो रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस है, तो ये बॉन्ड जो होगा ये पार्शियल डबल होगा, और पार्शियल डबल होगा और यहाँ से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना हो तो कंपैरिजन वाइज स्ट्रॉन्ग बेस यूज होगा जिसका नाम क्या होगा, सोडामाइड NaNH2। तो यहाँ से बेटा निकला H और यहाँ से क्या निकला Br, और देखिए बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। आंसर मैच कीजिए, आंसर कौन सा जाएगा, फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। देखिए बेटा क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में सिंपल क्वेश्चन है। ये बेटा फिनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बेस और ये एसिडिफिकेशन। तो बेटा रिएक्शन का नाम है ये कोल्बे रिएक्शन। और एनसीईआरटी में देखिए जब कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल को पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस और जो बने उसकी सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन कराएं, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसका नाम क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड। तो ये आपका बेटा एक नेम्ड रिएक्शन था, क्या था, कैसे था। अगला ये देखिए क्वेश्चन, आप ये देखिए, ये आपका बेटा है कीटोन, डाइल्यूट ये है, और फिर पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ढंग से देखो, कीटोन है, बगल में बेटा ये कार्बन सैचुरेटेड है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये कार्बन सैचुरेटेड है, अल्फा हाइड्रोजन है, और डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है। तो जब कीटोन को डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो ये बेटा कीटोन हुआ, डाइल्यूट बेस हुआ, कीटोन है, अल्फा हाइड्रोजन है, डाइल्यूट बेस है, हीट किया जाए तो ये जो होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। और एल्डोल कंडेंसेशन में शुरू में बनता है, ये देखिए हीट है, शुरू में बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, और जब इसको हीट किया जाता है तो ये वाटर निकालता है, और वाटर निकालने के बाद ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा उसका नाम होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या तो एल्डिहाइड या अनसैचुरेटेड कीटोन, या तो बेटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और या तो अनसैचुरेटेड कीटोन। अब ये देखो यहाँ पे बेटा डाइल्यूट बेस के बाद हीट का साइन लगाया, तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। और देखिए सेकंड वाले प्रोडक्ट को कीटोन, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड। आइए नेक्स्ट वाले पे आप क्या होगा, कैसे होगा। तो अगले पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पे देखिए सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। एल्कीन है, बेयर्स रिएजेंट है, तो ये देखो एल्कीन हुआ और बेयर्स रिएजेंट, नहीं, ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी से हट के है, चलिए बता दे रहे हैं इसका पूरा का पूरा क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए ये एल्कीन है, इसकी इतनी रिएक्शन, पहली वाली रिएक्शन बेयर्स रिएजेंट ये दिया हुआ है, तो ये देखो डाइऑल का फॉर्मेशन होगा, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो हुआ CH3 CHOH और एक प्रोडक्ट हुआ CH2OH, ये आपका हुआ। अब एग्जामिनर कह रहा है कि जो प्रोडक्ट बना उसकी रिएक्शन HiO4 के साथ कराई गई, इसकी रिएक्शन HI4 के साथ कराई गई, तो ये बेटा होता है पर आयोडिक
आयोडिक एसिड और ये बेटा कराता है ऑक्सीडेशन। अब सुनिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगल बगल कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ हो, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ हो, तो आप कुछ ना कीजिए, सीधे क्या कीजिए, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो और ये पर आयोडेट दिया हो, तो सीधे बेटा इस पाई बॉन्ड को तोड़िए, एक OH इधर लगाइए, एक OH इधर लगाइए, तो देखिए CH3 CH OH OH ये बना। दूसरा बेटा देखो CH2 OH OH ये बना। ठीक, अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम कार्बन पे दो OH लगे हों तो हाईली अनस्टेबल वाटर एलिमिनेट करेगा। एक प्रोडक्ट बेटा ये बना CH3 CHO और यहां पे भी बेटा वाटर एलिमिनेट किया और प्रोडक्ट बना HCHO, तो एक प्रोडक्ट बनेगा एसिटल्डिहाइड, एक बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, एक बनेगा एसिटल्डिहाइड, एक बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। तो ये आपका हुआ आंसर नंबर फोर्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है, कैसे है क्वेश्चन नंबर 90। तो ढंग से बेटा क्वेश्चन नंबर 90 को देखो, इधर देखिए, ये आपका कंपाउंड है और यहाँ पे बेटा ये डाइल्यूट बेस है। तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशन कीटोन, ये कंडीशन देखो सैचुरेटेड है अल्फा, इधर भी ये अल्फा है, तो आपको कराना है एल्डोल और एक ही मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप हैं, तो इसका नाम होगा इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन। अब आप किसी एक कार्बन का अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन उठाइए, ऑक्सीजन पे जोड़ दीजिए, तो ये देखो यहां से बेटा आप हाइड्रोजन उठा के यहां पे जोड़ दो और इस कार्बन को बेटा इस कार्बन पे आप जोड़िए, तो देख लीजिएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, इंट्रा एल्डोल का एग्जाम्पल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है कि हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है और एरो पे लिखा हुआ है OH माइनस। तो ये देखो OH माइनस एग्जामिनर ने कुछ नहीं कहा कि डाइल्यूट होगा कि कंसंट्रेट, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड है, मतलब ऐसी एल्डिहाइड है जो एल्डोल नहीं देगा, तो देगा क्या, कैनिजारो। तो ये रिएक्शन हुआ कैनिजारो। ठीक, अब रिएक्शन कैनिजारो होगा तो मान लो इसके दो मॉलिक्यूल होंगे, तो एक का ऑक्सीडेशन होगा तो बेटा वो बनेगा फॉर्मिक एसिड और तुरंत बेस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, सॉल्ट, और दूसरा जो होगा वो रिड्यूस होगा और जितने कार्बन का ये उतने ही कार्बन के एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो एक बना बेटा आपका फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट और एक बना मिथेनॉल, आंसर कौन सा गया, थर्ड। सिंपल क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन नंबर 92। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 92 में अब देखो तो पूछ रहा है कि इनमें से सेंडमेयर रिएक्शन कौन होगी। सेंडमेयर रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है और कॉपर नहीं, कॉपर का सॉल्ट होगा, क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड सॉल्ट होता है। तो देखिए केवल और केवल ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, थर्ड। जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl की प्रेजेंस में हिट किया तो क्लोरोबेंजीन का क्या हुआ, फॉर्मेशन। तो जो आपका आंसर होगा वो आंसर नंबर कौन सा होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए तो क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, ढंग से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये आपका बेटा कंपाउंड हुआ, साइक्लिक हुआ, ये CH2 हुआ और यहाँ पे ये बेटा NH2 है और इसको NaNO2 प्लस HCl मतलब नाइट्रस एसिड के साथ हीट किया गया। तो हमने आपको कहा था कि इसमें प्रोडक्ट बनाना हो तो सिंपली NH2 हटाओ और इसका क्या लगा दो, OH, और बना दो अल्कोहल। लेकिन ढंग से सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि जब आप NH2 बनाओगे तो इस कार्बन पे आएगा प्लस, रीअरेंज होगा,
ये 5 कार्बन का रिंग है, एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए ये कार्बन अंदर जाएगा और कितने बेटा कार्बन का रिंग बन जाएगा 6, और फिर उस पे जाके लग जाएगा OH और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो आंसर नंबर सेकंड होगा। फिर से सुनिए, NH2 हटा, इस पे प्लस आया, ये रिंग 5 कार्बन का है, स्ट्रेन एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, तनाव है, अनस्टेबल है, तो बेटा एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए कार्बन अंदर गया, और जब ये कार्बन अंदर जाएगा तो 5 कार्बन की रिंग कितने कार्बन में चेंज होगी, 6 कार्बन, और आंसर हो गया आपका ये। ठीक, नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 94th। तो देखिए 94th में क्या है, ऑन हिटिंग एन एलिफैटिक प्राइमरी एमीन विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक KOH ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इज। कह रहा है कि एक एलिफैटिक प्राइमरी एमीन है, RNH2 है, और इस कंपाउंड को क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH के द्वारा हीट किया गया, तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन हुआ कार्बिल एमीन। जब किसी भी प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करो तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसकी स्मेल बड़ी खराब होती है और उसको कहा जाता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड, आंसर नंबर सेकंड। क्वेश्चन अगले पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप। तो अगला देखिए, ब्यूना एस इज पॉलीमर ऑफ। ढंग से देखिए, जब पॉलीमर हमने आपको बताया था तो हमने बताया होगा कि ब्यूना का मतलब हुआ 1,3 ब्यूटाडाइइन। ब्यूना का मतलब हुआ 1,3 ब्यूटाडाइइन, और एस का मतलब क्या हुआ, स्टाइरिन। ऐसे ही ब्यूना एन हो तो इसका मतलब हुआ 1,3 ब्यूटाडाइइन, और एन का मतलब होता है एक्राइलो नाइट्राइल, और एक्राइलो नाइट्राइल का बेटा फार्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ये आपका होगा। तो जब आपका 1,3 ब्यूटाडाइन और इसका एडिशन पॉलीमर बनेगा तो उसका नाम क्या होगा, ब्यूनाएन। और जब 1,3 ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन का फार्मूला ये होगा, स्टाइरिन का फार्मूला ये होगा, और जब ये दोनों मिलेंगे तो बनने वाले पॉलीमर का नाम क्या होगा, ब्यूना एस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, देखो पूछ रहा है कि ग्लूकोज एंड मैनोज। ढंग से सुनो, जो बेटा ग्लूकोज होता है और जो मैनोज होगा, ग्लूकोज होगा मैनोज होगा, ग्लूकोज मैनोज का कन्फिगरेशन डिफर करता है, ग्लूकोज मैनोज का कन्फिगरेशन डिफर करता है सेकंड कार्बन पे। ग्लूकोज मैनोज का कन्फिगरेशन डिफर करता है किस कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे। और पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन को छोड़ के किसी दूसरे कार्बन पे बेटा कन्फिगरेशन डिफर करे तो ऐसे को कहा जाता है एपीमर। ग्लूकोज मैनोज कन्फिगरेशन सेकंड कार्बन पे डिफर करेगा तो इन दोनों को आपस में कहा जाता है 2 एपीमर। ऐसे ही बेटा ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो कन्फिगरेशन होगा वो 4th कार्बन पे डिफर करेगा, तो ग्लूकोज गैलेक्टोज को आपस में क्या कहा जाता है, 4 एपीमर, जबकि ग्लूकोज मैनोज को क्या कहा जाएगा, 2 एपीमर। अगला ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 97th। ठीक, क्वेश्चन सिंपल है। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, पूछ रहा है कि इन्वर्ट शुगर क्या होगा, सुक्रोज। सिंपल आंसर, इन्वर्ट शुगर क्या होगा, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में देखो पूछ रहा है एस्पिरिन इज केमिकली, आंसर होगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। बेटा आंसर इस क्वेश्चन में फ्रेम नहीं है, एसिटाइल सैलिसिलेट लेट नहीं होगा,
एस्पिरिन जो होता है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलेट नहीं होगा। ये देखिए, ये आपका बेटा सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड। और जब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराई जाए अल्कोहल के द्वारा, अल्कोहल के द्वारा या एसिड क्लोराइड के द्वारा, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो होगा क्या कि निकलने वाला होगा Cl माइनस और लगेगा ये बेटा O माइनस वाला पार्ट। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हो गया बेंजीन रिंग, यहां पे हो गया O C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH3, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये क्या हुआ OH। और इस कंपाउंड का नाम होगा, ये देखिए, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो एस्पिरिन जो होगा वो क्या होगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। असर्शन कह रहा है कि कार्बिल एमीन रिएक्शन इन्वॉल्व रिएक्शन बिटवीन 1 डिग्री एमीन एंड क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम टू गिव आइसोसाइनाइड। प्राइमरी एमीन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन है। कार्बिल एमीन रिएक्शन में प्राइमरी एमीन की रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेसिक मीडियम में, और एक खराब स्मेल कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या होता है, आइसोसाइनाइड। तो ये बात तो सही है। एग्जामिनर कह रहा है कि मिथाइलिन कार्बिन इज फॉर्म्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। कह रहा है कि कार्बिल एमीन रिएक्शन में मिथाइलिन कार्बिन रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। गलत बेटा, ये जो होता है मिथाइलिन कार्बिन, ये इंटरमीडिएट नहीं होता है, इस रिएक्शन का क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा आपका असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। आंसर नंबर कौन सा जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। असर्शन रीजन का ये भी बेटा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विच हैव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बात सही है, सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और एंजाइम 3D स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब रीजन में देखिए क्या कह रहा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। गलत है बेटा, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड सेकेंडरी नहीं, 1 डिग्री प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड होगा। सेकेंडरी एमिन में अल्फा हेलिक्स होगा, बीटा प्लेटेड होगा। बेटा जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें एमिनो एसिड की लीनियर सीक्वेंस होती है जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड और उनकी सीक्वेंस बताती है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन क्या है, फॉल्स। आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड। तो ये बेटा आपका पूरा का पूरा पेपर डिस्कस हो गया। अगले टर्म पे बेटा आपका जो पेपर कल हुआ था, लास्ट टर्म पे हुआ था, वो आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक, घर पे आप आराम से बेटा मिलाइए, क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। 1-2 जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी से बाहर थे, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से थे, एनसीईआरटी। थैंक यू।